आज से पूरा लाइन लगे, नाइट से पूरा लगे। ये सब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए थे। नौकरी के लिए वैकेंसी कम थी, लेकिन पहुंचे हजारों से ज्यादा लोग। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। नमस्कार दोस्तों, भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी पढ़े लिखे युवा क्यों बेरोजगार है? जनसंख्या की तुलना में हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद नौकरियां क्यों कम हो रही है? मोदी सरकार के 3 बड़े फैसले जो भारत में रोजगार संकट के लिए जिम्मेदार है। भारत में रोजगार को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका की हिस्सेदारी 26% है, जबकि जनसंख्या में हिस्सेदारी केवल 4.2% है। दूसरी ओर चाइना की इकोनॉमी में हिस्सेदारी जनसंख्या में हिस्सेदारी के बराबर है। इंडिया की बात करें तो इकोनॉमी में हिस्सेदारी जनसंख्या की तुलना में 5 गुना कम है। इस डेटा को देखने के बाद क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर चीन और अमेरिका की तुलना में कम है? 250 साल तक जो हम पर राज करके गए थे, 250 साल उनको पीछे छोड़ करके हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए। 6 नंबर से 5 नंबर पर आने का जो आनंद। भारत भले ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में हमारा रैंकिंग आज भी 200 देशों में से 141वां है। इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार अभी भी लगभग आधे श्रम बल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 18% है। IMF रिपोर्ट ऑन मेजरमेंट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी 2019 को देखें तो 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। इकोनॉमी में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की हिस्सेदारी 50% से भी अधिक है। भारत में 90% रोजगार अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आता है। बेरोजगारी पर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बेरोजगारी दर 14 की तुलना में कम है, लेकिन अब इस डेटा को देखें तो कहानी कुछ और ही सामने आती है। नौकरी के अवसर में कमी के कारण 2024 में अधिक लोग स्वरोजगार करने को मजबूर हैं। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? पिछले 10 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था में 80% की वृद्धि हुई है, फिर भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरियां कम क्यों हो रही है? फाइनेंशियल ईयर 10 और 24 के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शाखाओं की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है, लेकिन इसके विपरीत कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। तो बैंकिंग सेक्टर में ऑटोमेशन के कारण अब आप बैंक जाए बिना नकदी जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। टाटा स्टील इंडिया की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 10 और 24 के बीच इस्पात बनाने की क्षमता 3 गुनी हो गई है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या में केवल 25% की वृद्धि हुई है। 2010 के मुकाबले अब टाटा स्टील 2 से 3 गुना बड़ी क्षमता वाली फर्नेस का उपयोग कर रही है। आर्थिक उदारीकरण के बाद अगर कंपनियों को लंबे समय तक बाजार में टिके रहना है तो उन्हें उत्पादन लागत कम करनी होगी। इसे वे ऑटोमेशन के माध्यम से एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर ही हासिल कर सकते हैं। यही कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद कम नौकरियों का सृजन हो रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लेबर प्रोडक्टिविटी डेटा को देखें तो 2005 और 23 के बीच चाइना में लेबर प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ा है। इसके विपरीत इंडिया में केवल 2 गुना वृद्धि हुई है। जब तक भारत का लेबर प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड एवरेज के आसपास नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैपेसिटी बढ़ने के बाद भी कम नौकरियों का सृजन करेगा। बात करते हैं मोदी सरकार के 3 बड़े फैसलों के बारे में और समझते हैं इसका अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पे क्या असर पड़ा है। पहला, नवंबर 2016 में नोटबंदी। दूसरा, जुलाई 2017 में GST का संपादन। तीसरा, कोविड काल के दौरान अनप्लान्ड लॉकडाउन। इन सभी निर्णयों ने भारत में असंगठित क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया, जो 90% रोजगार का सृजन करता है।
अक्टूबर 2021 के SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 18 में 52% से घटकर 2022 में 20% रह गई है। भारत में नौकरी संकट के पीछे असली कारण यही है, क्योंकि मोदी जी की सरकार ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों के लिए कोई कानून करने वाले नहीं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के रिपोर्ट को देखें तो 2023 में भारत के टॉप 1% लोगों की इनकम में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। 2023 में भारत के टॉप 1% लोगों की संपत्ति में हिस्सेदारी चीन और अमेरिका से भी ज्यादा है। मोदी जी के 10 साल के शासन के दौरान इनकम में भारत के टॉप 1% लोगों की हिस्सेदारी 2014 में 21.3% से बढ़कर 2023 में 22.6% हो गई है। मोदी जी के 10 साल के शासन के दौरान संपत्ति में भारत के टॉप 1% लोगों की हिस्सेदारी 2014 में 33.3% से बढ़कर 2023 में लगभग 40% हो गई है। आप समझ गए होंगे मोदी जी की आर्थिक नीति से किसे फायदा हुआ है। भारत में बेरोजगारी संकट को दूर करने के लिए मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार सृजन को प्राथमिकता देनी होगी। इकोनॉमी में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो 90% रोजगार का सृजन करता है, उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। बड़े कॉर्पोरेट्स की तुलना में छोटे उद्यमों को कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सरकार को छोटे उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए इनडायरेक्ट टैक्स कम करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, भारत में प्रगति और विकास का माहौल बनाने के लिए नफरत की राजनीति बंद करनी पड़ेगी। अगर आपको भी लगता है कि भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, तो आप कमेंट में लिखकर बताएं।